नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतया एक प्रस्तावना होती है जो संविधान के मूल उद्देश्यों एवं लक्षणों को स्पष्ट करती है। इसका मतलब ये है कि जो प्रस्तावना होती है वो उसमें जो संविधान होता है हमारा, एक तरह से उस पूरे संविधान की एक रूपरेखा और वो जो संविधान का एक दर्शन होता है वो प्रस्तावना में निहित होता है। तो प्रस्तावना इसे कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप लोगों ने पढ़ी है, उससे रिलेटेड कुछ जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव से, जिसे कहते हैं, इसका जो मेन फैक्ट होता है वो उद्देश्य प्रस्ताव से मिलता जुलता है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था उद्देश्य प्रस्ताव। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को असेंबली संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और ये 22 जनवरी को ये पारित हुआ था। तो ये डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में और प्रस्तावना के बारे में। अब हम बात करेंगे भारतीय प्रस्तावना। तो जो भारत की प्रस्तावना है उसे पढ़ने के लिए दो फैक्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला प्रमुख तत्व, प्रस्तावना के प्रमुख तत्व। क्या क्या है प्रस्तावना के प्रमुख तत्व? सबसे पहला, हम भारत के लोग। इसका क्या मतलब हुआ? जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें जो पहला वर्ड आता है वो होता है हम भारत के लोग। उसके बाद उसमें कहता है कि भारत की संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, ये सब जितने वर्ड आएंगे तो सबसे पहला वर्ड होता है हम भारत के लोग। तो ये जो वर्ड है ये दर्शाता है कि जो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित करती है। इसका ये मतलब हुआ कि जो संप्रभुता है, संप्रभुता ये दिखाता है कि संप्रभुता जनता में है। मतलब जो संविधान है, संविधान वो जनता ने बनाया है, ठीक है। संप्रभुता जनता में है, संविधान जनता ने बनाया है, ये दर्शाता है क्या? हम भारत के लोग। तो ऐसा अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में जो संविधान है वो जनता ने बनाया है? तो इसका सबसे जो सही आंसर होगा वो होगा नहीं, क्योंकि जो भारत की आपने पिछली वीडियो में देखा था कि संविधान जो है संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या संविधान सभा निर्वाचित थी? जी नहीं, सिर्फ 14% सदस्य ही निर्वाचित थे, ठीक। संविधान सभा के सिर्फ 14% सदस्य ही निर्वाचित थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि संप्रभुता जनता में है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे, यदि चुनाव होता भी तो भी यही सदस्य चुने जाते जो चुने गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान की जो संप्रभुता है वो जनता में होती है और संविधान को जनता ने बनाया। दूसरा जो वर्ड आता है वो होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ये क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि जो प्रभुसत्ता होगी, जो सर्वोच्च सत्ता होगी वो भारत के हाथों में होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यार ये तो होता ही, जब देश आज़ाद हुआ तो वो तो अपने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो राष्ट्रमंडल, आप लोग नाम सुने होंगे, राष्ट्रमंडल, तो भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेनी चाहिए। तो कुछ आलोचकों ने कहा कि चूँकि राष्ट्रमंडल के जितने सदस्य होते थे उनके राष्ट्राध्यक्ष
ये ब्रिटिश वाले ही होते थे। तो उसमें और भी सदस्य थे जिनके राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश वाले थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप अभी आज़ाद हुए हो, अभी संविधान बनाए हो और अभी आप राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले रहे हो, तो इससे मतलब ही क्या हुआ। तो उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पष्ट कहा था कि हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता भले ही ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो हमारे राष्ट्रपति ही होंगे और हमारी सर्वोच्च सत्ता, हमारी प्रभुसत्ता हमारे हाथों में ही होगी, न कि किसी बाहरी शक्ति। इसलिए कहा गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। प्रभुत्व संपन्न मतलब समझ लीजिए वह सत्ता जो अपने आप में स्वतंत्र हो, सर्वोच्च सत्ता अपने हाथों में हो। जैसे भारत की सर्वोच्च सत्ता भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। समाजवादी, अगला वर्ड है समाजवादी। समाजवादी वर्ड जो है शुरू में नहीं था, ये याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया। और जो समाजवादी जो शब्द है ये लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा कि जहाँ लोकतंत्री समाजवाद की अवधारणा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप अपना आर्थिक विकास कर सकता है। ठीक, राज्य द्वारा इस उत्थान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाएगी, बल्कि राज्य जो सरकार होगी वो कमज़ोर लोगों को जो सक्षम नहीं है उनको उनके उत्थान के लिए आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेगी। ठीक है, अब अगला वर्ड आता है। अगला वर्ड हमारा आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य धर्म निरपेक्षता से भी लिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि राज्य का जो देश है हमारा, उसमें देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। सभी अपने अपने धर्म को मान सकते हैं और राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये है अगला पॉइंट। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लागू किया गया। इसमें ये कहा गया है कि जो सरकार है वो किसी धर्म को मानने के लिए किसी को प्रोत्साहन नहीं देगी और न ही किसी को हतोत्साहित करेगी। दूसरा फैक्ट है भारत सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया है। और सरकारी विद्यालयों में या महाविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये सब आप जानते रहिए। हमारा अगला जो पॉइंट है वह लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब वह होता है कि जहाँ पर जनता अपनी सरकार चुने, मतलब जहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए जहाँ पर चुनाव होता हो। तो भारत में तो चुनाव होता है और इससे यह स्पष्ट होता है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता है। ठीक है, अगला जो हमारा लास्ट आता है तत्व के प्रस्तावना के तत्व के रूप में, वो आता है गणराज्य, रिपब्लिक। ऐसा राज्य जिसका प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। ठीक है, जैसे भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में वंशानुगत होता है, भारत में निर्वाचित होता है। तो ब्रिटेन जो है लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है, लेकिन भारत क्या है, गणतंत्र भी है, गणराज्य भी है, लोकतंत्र भी है। तो भारत का जो परिभाषा दी जाती है वो होता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत की परिभाषा दी जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक, फिर आगे देखते हैं।